आज 9 नवंबर है। एक दिन की देर है और बिहार विधानसभा के नए चुनाव के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और कल दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि वहाँ किस दल या किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उनसे ऐसा अंदाज हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बने हुए महागठबंधन को शायद बहुमत मिल जाएगा। अनुमान इस स्तर का है कि शायद उसे बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें मिलें और एक अनुमान ये कह रहा है कि बहुमत के आसपास मिले। लेकिन हमारी आज की जो चर्चा है उसका मकसद यह अनुमान करना नहीं है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सरकार बनाएगी। हम यह समझना चाहते हैं कि इस पूरे चुनाव का आशय बिहार के लिए क्या है और इसका विशेष संदर्भ बिहार की शिक्षा और बिहार की उच्च शिक्षा होगी। वायर की इस चर्चा में शामिल हैं नील माधव, जो पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं। चुनावों पर उनकी खास नज़र है और चुनाव नतीजों का विश्लेषण वे करते रहे हैं। संजय कुमार जी हैं, जिनकी विशेष दिलचस्पी बिहार की शिक्षा में है और वे इसे लेकर लिखते रहे हैं लगातार। हेमंत झा हैं, जो बिहार में नए बने विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में हिंदी का अध्यापन करते हैं। मैं और हेमंत जी सहकर्मी रह चुके हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, और जिस मगध विश्वविद्यालय से अलग हट के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना है उसमें भी हम अध्यापन साथ साथ कर चुके हैं। हम सब ये समझना चाहते हैं कि यह जो चुनाव नतीजा आने वाला है इसका बिहार की उच्च शिक्षा के लिए क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा, चुनौती क्या है, और जिसे बिहार को बदलने की चुनौती कहा जा रहा है उसे किस तरह समझा जाए और बिहार की नई सरकार उसका सामना कैसे करेगी। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ हेमंत जी, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं, पटना के करीब नौबतपुर में एक कॉलेज में आप अध्यापन कर रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1996 से आप अध्यापन कर रहे हैं। 2003 से 2003 से आप मगध विश्वविद्यालय में 2003 से आप अध्यापन कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार की शिक्षा, और इसको हम निरंतरता में देखें, बिहार की प्राथमिक शिक्षा, बिहार की सेकेंडरी स्तर की शिक्षा और बिहार की उच्च शिक्षा, इसकी हालत क्या है। नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे पहली बार, तो आते ही उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की थी, स्कूली शिक्षकों की भर्ती की थी, बहुत बड़ी संख्या में, और इसको बहुत बड़ा योगदान माना गया था नीतीश कुमार का शिक्षा को। मुझे याद है दिल्ली के हमारे कई मित्रों ने भी इसकी तारीफ की थी। जब इस तरफ उनका ध्यान खींचने की कोशिश की गई कि इसमें बहुत कमियां हैं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आगे चलकर बिहार के छात्रों को, बिहार के बच्चे बच्चियों को, तो उन्होंने इसको नकार दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया। तब से लेकर अब तक 15 साल गुजर चुके नीतीश कुमार के शासन के, और उस वक्त जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया होगा अब वे कॉलेज में हैं, कॉलेज में होंगे, तो क्या हुआ। ये ऐसा है सर कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब आए, उसके पहले राजद के शासन काल में शिक्षा मित्र की अवधारणा सामने लाई गई थी, जिसमें गांव के युवक युवतियों को जो मैट्रिक इंटर पास हैं, ट्रेंड हो या नहीं हो, उनको 1500 रुपये महीने पर 11 महीने की बहाली
के करार पर उनको बहाल किया गया। और जाहिर है कि जो अच्छे लोग थे पढ़ाई लिखाई वाले वो उसमें नहीं आए। गांव के जो बैठे ठाले कुछ युवक थे, कुछ महिलाएं थी जो अच्छी पढ़ी लिखी थी, बाहर नहीं जा सकती थी, वो शिक्षा मित्र के रूप में आए लोग स्कूलों में। उसके बाद नीतीश जी जब आए तो उन्होंने उन शिक्षा मित्रों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। उनको कहा कि आप लगातार काम करेंगे, प्रतिवर्ष आपको मतलब एक ये जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की जो बात है उसकी बाध्यता नहीं रहेगी। और उसके बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसी में उन्होंने भाषण में कहा था कि हम इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे और देश के अनुपात में इसको भी हम लाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उन्होंने घोषणा की, उनकी सरकार ने, कि जितने ट्रेंड लोग हैं प्राइमरी स्कूल से लेके +2 स्कूल तक, जो जिस योग्य हैं, कोई बीए पास है, कोई इंटर पास है, कोई एमए पास है, बीएड की डिग्री है या डिप्लोमा है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग आ जाइए और ज्वाइन करिए। तो उस दौर में बिना किसी प्रक्रिया के बहुत सारे लोगों ने स्कूल में शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिया। उसमें गड़बड़ियां ये शुरू हुई कि जब ये बात हुई कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, तो जाली डिग्री वालों की भरमार हो गई और जाली बीएड की डिग्री, जाली इंटर की डिग्री, जाली बीए की डिग्री, ये सब लेके भी बहुत सारे लोग शिक्षक बन गए। तो वाहवाही के बदले नीतीश कुमार सरकार की आलोचना होने लगी कि शिक्षकों की ऐसी बहाली का कोई मतलब नहीं है, योग्यता देखनी ही होगी वरना बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही और मेरा ख्याल है लगभग 1.5 लाख शिक्षक इस प्रक्रिया से आ गए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी हजारों लोग आए, हाई स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में भी बहुत सारे लोग आए, प्राइमरी और मिडिल में तो आए ही। और जब बहुत सारी आलोचना होने लगी उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि अब हम टीईटी टेस्ट लेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा लेंगे। 2011 में पहली बार पात्रता परीक्षा हुई, 2012 में रिजल्ट निकला और उसके बाद पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बहालियां होने लगी प्राइमरी स्कूल से +2 स्कूल तक। उसमें क्या गड़बड़ी हुई कि टीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट लेके भी बहुत सारे लोग इसमें आ गए, शामिल हो गए। बहाली की प्रक्रिया में इतना झोल था कि बिहार में जितने प्रखंड हैं, जितने पंचायत हैं, जितने जिला परिषद हैं, सभी में हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। नतीजा ये हुआ कि एक एप्लीकेंट 70, 80, 90 प्रखंड में जाकर अप्लाई करने को विवश हुआ, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि हम जिस ब्लॉक में कर रहे हैं उसमें मेरी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। और निकायों को अधिकार दिया गया, पंचायतों को अधिकार दिया गया, प्रखंड समिति को अधिकार दिया गया और वहां नौकरशाही और ये जो प्रतिनिधि लोग थे इन लोगों ने मिलकर बहुत सारी गड़बड़ियां की। अच्छे लोग भी आए, जो जाली डिग्री होल्डर थे वो भी आए और स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी। इधर जो उन्होंने साइकिल योजना शुरू की, पोशाक योजना शुरू की, तो निस्संदेह इसका सकारात्मक असर पड़ा और नामांकन बढ़ा। कहने को तो जब रिपोर्ट कार्ड जारी होता था बिहार सरकार का तो उसमें कहा जाता था कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इतने बच्चे नामांकित हुए और इसका क्रेडिट सरकार लेने लगी। लेकिन समानांतर रूप से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे और जब शिक्षक लोग बहाल हो गए उसके बाद शिक्षकों के संगठन ने, जिनको मतलब शुरू में 4,000 रुपये प्रति मास पर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाल हुए, 6,000 पर हाई स्कूल में। जी मैं आपको, हाँ जी इसको पूरा कर लीजिए आप जी। तो शिक्षकों ने अलग आंदोलन शुरू किया कि 4,000 में क्या होगा, 6,000 में क्या होगा।
गार्जियन लोगों में और आम लोगों में ये शिकायत होने लगी कि शिक्षक कैसे लोग आ गए हैं जो मतलब पढ़ाते नहीं है ठीक से, हड़ताल पर रहते हैं। ये अराजकता जो शुरू हुई वो लगभग उनके पूरे शासनकाल में चलती रही और नतीजा ये हुआ कि लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद स्कूलों की पढ़ाई का स्तर नहीं सुधरा। हाईकोर्ट में केस हुआ, हाईकोर्ट ने बार बार आदेश दिया कि फर्जी डिग्री वालों की पहचान कीजिए। कुछ पहचान हुई, कुछ लोग भागे, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, ऐसा आरोप लगता है। ये तो हो गया प्राइमरी स्कूल से +2 स्कूल तक का हाल। जी, हम इसके आगे बात करेंगे। मैं संजय, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने हेमंत जी की बात सुनी और मुझे याद आया कि नीतीश कुमार ने जब ये बहालियां की थी तब मैंने बिहार के माध्यमिक शिक्षक महासंघ के महासचिव केदार पांडे जी से उस वक्त बात की थी और मैंने कहा था कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, आपका महासंघ इस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये एक तरह की फर्जी नियुक्तियां हैं और इनको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाली है। उस वक्त मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अभी हम इसलिए विरोध नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तरह से लाखों परिवारों के लिए बेरोजगारी भत्ता है। लेकिन कुछ वर्ष बाद यही शिक्षक इस सरकार का विरोध करेंगे और हेमंत जी जैसा कह रहे हैं कि इन्हीं शिक्षकों से पहली बार नीतीश कुमार सरकार का विरोध शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। पहली बार जी मुझे जहां तक याद है जी सामूहिक स्तर पर अगर किसी तबके ने नीतीश कुमार सरकार का विरोध शुरू किया तो वह ये शिक्षक थे और नीतीश कुमार उन पे बहुत नाराज भी हुए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि उन्हें मेहरबानी उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए नीतीश कुमार का कि नौकरी दी, वो इस लायक नहीं थे। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज थी जिसमें मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने इन 15 वर्षों में, हम 15 वर्ष के पहले की बात को छोड़ दें क्योंकि इन 15 वर्षों में शिक्षा के परिदृश्य को किस प्रकार देखा, ये किस दिशा में जा रहा है और क्या अब अगर कोई सरकार आती है तो क्या ब्लूप्रिंट रहना चाहिए उसके सामने? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मुझे लगता है कि 15 वर्षों में अगर हम देखें तो शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है और जैसा कि आपने कहा कि 15 वर्ष के पहले की बात हम नहीं करें, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में अगर हम बताएं तो कि अगर हम अपने समय के एजुकेशन सिस्टम को देखें, जब हम स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, तो वो 15 साल से पहले साल का की बात है? ये किस साल जी, की मैं बात है? 1987 में 87 में मैट्रिक किया था। तो जी, उस समय से आज अगर मैं देखता हूँ परिस्थिति तो बहुत ही खराब ही है परिस्थिति। मतलब सुधार नहीं हुआ है जितना जितना हम बाकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीजों में हम कहते हैं कि हमारा अचीवमेंट हुआ है, तो वैसा कुछ अचीवमेंट दिखता नहीं है ना। अचीवमेंट के टर्म्स में अगर हम देखें, मैंने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए इस बीच में, बहुत सारे जमीनी स्तर पर भी जाके देखा, तो आंकड़े भी वही बता रहे हैं जो आप एक्चुअली में चीजों को देख रहे हैं। हमारे समय में प्राइवेट ट्यूशन हुआ करता था, जो स्कूल में टीचर्स थे वो प्राइवेटली पढ़ाया करते थे। अब वो कोचिंग्स में कन्वर्ट कर गया है। और आप अगर स्कूल्स में जाके देखें, कॉलेजेस में जाके देखें, तो 90 से 95% स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग में जा रहा है। और इसका सीधा सीधी अर्थ यह निकलता है कि या तो टीचर्स स्कूल में है नहीं या टीचर सक्षम नहीं है। तो बहुत सारे केस में, जैसे हाई स्कूल में सर ने बताया, हेमंत जी ने, हाई स्कूल में जो बहाली हुआ है उसमें बहुत सारे बहालियां अभी खाली है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात बताऊं, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, और वो स्कूल ऐसा है कि कटिहार के मुख्यालय में है और जिला कलेक्टर और कलेक्टर के ऑफिस और कलेक्टर के घर के बीचों बीच है, मतलब 500 मीटर की दूरी पे है। उस स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, वो भी 11th-12th के लिए, वो भी म्यूजिक पढ़ाने के लिए, है ना। और ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं ही खुद देख रहा हूँ। पास के एक स्कूल में सिर्फ संस्कृत के टीचर है 11th-12th के लिए। अब आप ये सोचिए कि जब आपने 11th-12th तक किया स्कूल्स को और आपने टीचर्स नहीं दिया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे?
बच्चे स्कूल सिर्फ इसलिए आ रहे हैं आज क्योंकि उनको स्कीम से लिंक किया हुआ है, उनके अटेंडेंस से उनको बहुत सारे स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। बच्चे इतने परेशान होते हैं कि सुबह उनका दिनचर्या अगर आप समझें बिहार में, सुबह 7 बजे से वो कोचिंग जाना शुरू करता है, फिर वो स्कूल आता है, थोड़ी देर स्कूल में रहता है, जो क्लास हुआ नहीं हुआ, फिर वो अपने कोचिंग जाता है। दिन भर वो बच्चा जो है परेशान है। तो टीचर्स का नहीं होना और टीचर्स का कैपेबल नहीं होना, ये जो है ये ओवर द टाइम, ये इस पर मेरे ख्याल से हेमंत जी ने बता दिया है, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि स्कूल हमारे समय में भी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करता था। स्कूल में टीचर्स अच्छे थे, कैपेबल थे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होता था, एक्स्ट्रा कैरिकुलर कुछ नहीं होता था। मुझे याद है कि कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी शायद ही होता था, थोड़ा बहुत कभी स्काउट एंड गाइड हो गया, एनसीसी हो गया, ये सब हो गया। अदरवाइज रेगुलर लेवल पे, रेगुलर स्तर पे आपको कुछ होता नहीं था। आज वही टीचिंग, वही स्कूल जो है बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, बच्चे वहां जाना नहीं चाहते हैं। तो आप देखिए कि पढ़ाई का स्तर जो है, एक तो टीचर्स की कमी है, टीचर्स नहीं है। एक क्लास से 10वीं क्लास तक लगभग 65 से 70% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिहार में, है ना। तो ड्रॉप आउट रेट इतना हाई है हमारे स्टेट में, एक वो आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। फिर आप नेशनल एवरेज देखिए, अगर कॉलेज की संख्या, तो 1 लाख पर 28 कॉलेज होना चाहिए, है ना। और बिहार में कुछ समय पहले तक 1 लाख पे 7 कॉलेज हुआ करते थे। अभी का पता नहीं, अभी प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, एक दो साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रोग्रेस हुआ। उसके अलावा अगर आप 18 से 25 साल का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, तो 1,25,00,000 जनसंख्या है। ये सब मैं थोड़े जो 1-2 साल पहले की फिगर्स बता रहा हूँ। और उसमें से 1,78,000, मान लीजिए 2 लाख बच्चे जो है वो कॉलेज में रजिस्टर्ड है। इन फिगर्स को अगर आप देखते हैं, तो मैंने एक जगह लिखा भी था, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि सारे बच्चे जब स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं एक यंग एज में, और कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, और कॉलेज की भी पढ़ाई की स्थिति वैसी ही है, कॉलेज में भी रिक्रूटमेंट कई समय से नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट अभी होना है, कॉलेजेस में भी पढ़ाई नहीं होती है। कॉलेजेस में भी आप देखेंगे तो टीचर जो है वो ब्लेम करता है बच्चों पे, कि कहेंगे कि बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे कहते हैं कि टीचर्स नहीं पढ़ाते। कुल मिलाकर मैंने जो एनालिसिस किया, मुझे ये समझ में आया कि बिहार में एक तरीके से जानसिकी की आपदा की स्थिति है ना। क्योंकि और ये मैन मेड है, ये हम लोगों ने बनाया, ये सिस्टम ने बनाया है। मुझे याद है कि मार्च 2015 में एक चित्र बहुत ही फेमस हुआ था, इनफेमस हो गया था रादर, कि वो हाजीपुर या समस्तीपुर में सब जो है चीटिंग करवा रहे हैं, ना। और मैं उस समय बॉस्टन में था, पढ़ाई कर रहा था हार्वर्ड में। वो चित्र देखकर, और बिहार को एक लाइन में डिफाइन कर दिया गया था, वो चित्र देखकर मुझे इतना गुस्सा आया और इतनी शर्म महसूस हुई कि आप सोचिए कि हाफ पेज का न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फोटो आता है और बिहार को एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं। और लोग क्या समझते हैं कि ये बच्चे दोषी हैं, बच्चों के पेरेंट्स दोषी हैं। मैं तो मानता हूं जब हम छोटे थे, सर आप भी देखे होंगे अपने युवा एज में, और जब छोटे थे उस समय भी चीटिंग होता था, ऐसा नहीं था कि चीटिंग नहीं होता था। वही चीटिंग आज भी हो रहा है ना। तो ये सिस्टम का फॉल्ट है, मेरा मानना है कि ये सिस्टम का फॉल्ट है। बच्चे क्यों चोरी करना चाहेंगे? अगर बच्चों को आप ठीक से पढ़ाते हो, अगर बच्चों के आप क्लासेस लेते हो, बच्चे अगर ठीक से पढ़ते हैं, तो उनको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट 15 साल में कुछ योजनाएं अच्छी आई, जैसे साइकिल वाली योजना के कारण लड़कियां बहुत आने लगी स्कूल्स, उसमें अटेंडेंस रेट बहुत बढ़ गया स्टेट में, है ना, अटेंडेंस होने लगा, लेकिन ड्रॉप आउट भी बढ़ा। और उसके साथ साथ जो एक्चुअली जो क्वालिटी है एजुकेशन का, वो बहुत गिरा है। आज अगर आप देखिए कंप्यूटराइजेशन स्कूल्स में लगभग 90% से ज्यादा स्कूल्स में कंप्यूटराइजेशन नहीं है। अब आप सोचिए कि ये 21st सेंचुरी में आप किस तरह का स्किल दे रहे हैं अगर आप कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हैं, है ना। और उसके अलावा लाइब्रेरीज की अगर आप बात करते हैं, तो लगभग 65% स्कूल्स में लाइब्रेरी या तो फंक्शनल नहीं है या नहीं है, तो लाइब्रेरीज भी नहीं है। आप अगर टॉयलेट्स चले जाइए, बिहार के किसी भी स्कूल और कॉलेज में आप चले जाइए, 90% से ज्यादा स्कूल कॉलेज में आप टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, यूजेबल कंडीशन में ही नहीं। तो ये सब कारण से ये जो आंकड़े बताते हैं, और ये सही में सिचुएशन है। जो आप कुछ अच्छे स्कूल्स में हैं, मैं बेगूसराय में जहां से हेमंत जी आते हैं, वहां पे कुछ अच्छे स्कूल्स में मुझे विजिट करने का मौका मिला। तो वहां पे प्रिंसिपल जो है ना, उनके कारण काफी एक्टिवनेस है ना। तो इस तरीके का चीज जो देखते हैं कि लीडरशिप जो है
इन्हीं टीचर्स में से, इन्हीं प्रिंसिपल्स में से, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, एजुकेशन सर्विस में, उनमें लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, वो विजन नहीं है लोगों के पास, और वो लीडरशिप बहुत ही लैक कर रहा है। शायद उसको डेवलप करने में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों की, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, वो नहीं डेवलप कर पा रहा है। उनसे बात कीजिए तो फंड्स का बात बता देंगे कि फंड्स नहीं होता है, टीचर्स नहीं है तो टीचर्स का कुछ हो नहीं सकता। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जैसे आप बता रहे, आपने जो पूछा कि आने वाले सरकार के लिए क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम स्कूल के लेवल पे देखें तो, क्योंकि जो नेतागण हैं उनका कोई स्टेक नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी बात है सर, आप और हम सब ये समझने की जरूरत है कि जो मिडिल क्लास है उसका आप देखिए तो पिछले 25 साल 30 साल में, 20-25 साल में स्टेक होल्डिंग खत्म हो गया है एजुकेशन से और हेल्थ से। क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो हमारे साथ कलेक्टर का बच्चा भी साथ में पढ़ता था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का भी बच्चा पढ़ रहा है, एमएलए का बच्चा भी पहले वहीं जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन अब वो स्टेक होल्डिंग जो है वो चेंज कर गया है। अब वो लोग स्कूल आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स कभी स्कूल देखे ही नहीं, कभी स्कूल के बारे में सोचा ही नहीं। अब बिल्कुल गरीब तबके से स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही वक्त होगा, चाहे वो करंट सरकार वापस आए, नई सरकार, जो भी नई सरकार बने, है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया मौका है कि ऐसा वर्ग स्कूल में आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिनके पेरेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है। तो इसमें आप उनकी स्टेक होल्डिंग जो है, तो मैं ये कह रहा था कि जो मिडिल क्लास की स्टेक होल्डिंग है वो खत्म हो गई है। तो हम ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसमें एमएलए मुखिया होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको स्कूल में क्या होना चाहिए वो सिर्फ फीता काटने के लिए रह गए हैं। तो किस तरीके से उनको अकाउंटेबिलिटी बढ़ाया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। हमें लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में को डेमोक्रेटाइज किया, बहुत सारे पेरेंट्स का रोल जो है उसमें बढ़ाने की जरूरत है। कई जगह हमने देखा, जैसे मैं बेगूसराय बीहट का एग्जाम्पल दूं, वहां पे उन्होंने क्या किया है कि जो सेक्रेटरी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, वो पेरेंट को रखते हैं, और वो पेरेंट आके वहां पे टाइम भी देती है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को चेंज करें, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो करप्शन की बात हेमंत सर ने किया, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको बच्चों के विकास में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कैसे चेंज किया जाए, ये चेंज करना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट जो है स्कूल का या कॉलेज का, वो कंस्ट्रक्शन से नहीं हो सकता है, भवन निर्माण से नहीं हो सकता है, एक क्लासरूम बना देने से नहीं होता है। टीचर्स अच्छे होने चाहिए, टीचर्स वहां अवेलेबल होने चाहिए, और टीचर्स अकाउंटेबल होने चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। पीटीएम कराना बहुत जरूरी है, पीटीएम का कल्चर नहीं है वहां पर, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होता है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग हम कैसे करा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और मुझे लगता है कि अंत में सर की हम एक कैंपेन चला रहे हैं ना, उस कैंपेन के अंदर, ये जन शिक्षा अभियान के नाम से हम कैंपेन चला रहे हैं, जस्टिस पीपल्स कैंपेन। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ज्ञान दान का, कि कैसे मिडिल क्लास को हम स्कूल सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में हम लाएं। वो महीने में 4 घंटे 5 घंटे भी अगर वो आ सकते हैं और आकर बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, एक बार जब मिडिल क्लास के लोग, उस शहर के लोग कॉलेज स्कूल में आना शुरू करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि स्कूल की स्थिति क्या है। पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, अभी तो किसी को पता ही नहीं कि उसके पास में जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर क्या हो रहा है। तो सब लोग भूल चुके हैं, सब लोग सिर्फ एक मुद्दे के रूप में बात करते हैं, और उसके बियॉन्ड कुछ बात नहीं, चर्चा नहीं हो रही है। ये मिडिल क्लास को समहाउ किसी तरीके से, हमें लगता है कि इसमें हम लोग ज्ञान दान के तौर पे इसको एक अभियान चला रहे हैं। हमें लगता है कि, और एक जो अंत में मैं सजेशन देना चाहूंगा वो ये, नए सरकार के ब्लूप्रिंट में, कि एलुमनाई एसोसिएशन बनाने की जरूरत है। सो इमोशनल कनेक्ट जो है ना, उसको क्यों हम बिहार में आज जाके काम कर रहे हैं, क्यों हम आज बिहार की बात कर रहे हैं, दिल्ली में रह के लोग सैन फ्रांसिस्को से रह के और बिहार में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, बट हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं अपने स्कूल में, सरकार अपने हाई स्कूल में 4 कंप्यूटर जो है गिफ्ट करवाना चाह रहा था कहीं से, प्रिंसिपल ने 2 महीने दौड़ाने के बाद भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि कोई विंडो नहीं है कि आप कहीं पे गिफ्ट ले सकते हैं, है ना। तो सरकारी स्ट्रक्चर में अगर हम इसको किसी तरीके से लाएं कि एलुमनाई एसोसिएशन बनाया जाए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, वो इमोशनल कनेक्ट जब आएगा तो इन सब तरीकों से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और लोग आके उसको देखभाल भी करेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कुछ सजेशंस है मेरे। एक तरह से हम देखें तो यहाँ कई पीढ़ियों के लोग मौजूद हैं। मैं आप में से सबसे पुराना शख्स हूँ, और
जो शिकायत संजय जी को है कि उनके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती थी, मैं पिछले कई सालों से लोगों से ये पूछ रहा हूँ। सावन का महीना जब जब आता है तो मुझे अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि पूरा सावन का महीना सिवान के अलग अलग स्कूलों में तुलसी जयंती का महीना हुआ करता था, श्रावण शुक्ला सप्तमी। और हम इस्लामिया हाई स्कूल, डीएवी स्कूल, बीएमएचई हाई स्कूल, दूसरे स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, मानस अंत्याक्षरी प्रतियोगिता और दूसरी प्रतियोगिताओं में जाया करते थे, और तरह तरह से मानस के जो अलग अलग संस्करण हैं, कवितावली, दोहावली, ये सब जीत कर लाया करते थे। तो मुझे पता चला कि ये खत्म हो गया। तो देश में जितना परंपरावाद बढ़ा है, राष्ट्रवाद बढ़ा है, उतना तुलसी और सूल इन सब की चर्चा गायब हो गई स्कूलों से। तो मैं एक तरह से सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे समय बिहार के स्कूल में जाने का मौका मिला जब, और कॉलेज में भी, जब जिन्हें आप एक्स्ट्रा करिकुलर कह रहे हैं, हम उन्हें को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी कहना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, क्योंकि इससे उनको एक्स्ट्रा का मान लिया जाता है। वो उसका मौका हमारे पास था और उससे हम काफी कुछ सीखते थे। पुस्तकालय भी हमारे पास थे, हालांकि स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, और अध्यापक भी थे। यह हमें कहना पड़ेगा कि अध्यापकों की संख्या पर्याप्त थी और दिलचस्पी लेने वाले अध्यापक थे। आप ये कह सकते हैं कि किसी अध्यापक का स्तर क्या था क्या नहीं था, लेकिन यह क्रमशः गिरता चला गया। और इसका एक कारण वह है जो संजय बतला रहे हैं कि वे लोग जो मायने रखते थे उनका हिस्सा स्कूलों में खत्म होता चला गया। यानी जैसे संजय ने पढ़ाई की है वैसे मैंने पढ़ाई की है, जिसमें कलेक्टर का बच्चा हो या एक कॉलेज के अध्यापक का हो या एक कुम्हार का हो, ये सब साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो ये जो साझेदारी थी ये धीरे धीरे खत्म हो गई। और मैंने जिस कॉलेज में ज्वाइन किया उसमें मुझे याद है एक बहुत दिलचस्प घटना है, टीपीएस कॉलेज की। एक दिन मैं पहुंचा तो ताला लगा हुआ था, बाहर छात्र आंदोलन कर रहे थे, और मैंने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कॉलेज जिद कर रहा है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें आपको परेशानी क्यों है, तो कहा कि नहीं, अब हम कोचिंग कब जाएंगे अगर कॉलेज ही आएंगे तो ये स्थापित हो गया था। और नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद मैंने पटना में एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ देखा, और उस बैनर को देख के मुझे बहुत शर्म आई कि अब पटना को कोटा बना देना। तो मुझे लगा कि यह पटना है जहां साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज है, और पटना की महत्वाकांक्षा कोटा बनने की हो गई। यह हमारा हश्र हुआ है। तो जब मैंने स्कूल में गया, जब से मैंने स्कूलिंग शुरू की, तो मुझे मतलब आप में से कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पर मैं एक प्राइवेट स्कूल में भेजा गया, और वो 21वीं सदी में मैं स्कूल गया। आप में से बाकी सारे लोग 20वीं सदी में स्कूल गए। तो मेरा 21वीं सदी का स्कूल ऐसा था जिसमें एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट था, जो मेरे गांव का स्कूल था और मैं शहर में जिस स्कूल में जाता था। तो गांव के स्कूल में मैं तब ही देख पाता था कि स्कूल का हालत क्या है, जब कोई इलेक्शन होता था, चाहे वो मुखिया का हो, और पापा मुझे स्कूल के बाहर तक ले जाते थे, पापा और मम्मी दोनों, और वो अंदर वोट करने जाते थे और मैं बाहर से देखता था कि ऐसा स्कूल है। तो वो मेरी पहली याद है एक बहुत बड़े डिस्कनेक्ट की, एक बहुत बड़े गैप की, जो दो सिस्टम क्रिएट हो गए थे। क्योंकि अगर मैं अपने घर में बाकी लोगों से बात करता हूँ तो वो सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, और मेरा पहला जनरेशन था जो मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया। तो अब जैसा आज ये हम चर्चा करने वाले थे, तो मैं आज सुबह अपने गांव के सरकारी स्कूल में हो आया, और उसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 1930 में बनी थी। आज वो बिल्डिंग टूट गई है और एक नई बिल्डिंग बनाई गई आज से 6 साल पहले, कई करोड़ की लागत से। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसे मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया। जब मैं स्कूल के अंदर गया तो स्कूल में जितने पंखे थे, जितने बेंच, टेबल और कुर्सी थे, वो सारे, और यहाँ तक कि गेट भी, जो किवाड़ी थे, वो खोल के लेके चले गए थे लोग। और मैंने पता किया क्यों, तो उन्होंने बोला, लोगों ने, कि ये स्कूल में टीचर्स ही नहीं है पिछले 5 साल से, जब से ये स्कूल की बिल्डिंग बनी है, तो ये क्यों ऐसे पड़े रहते, हम लोग अपने अपने इस्तेमाल करने लेके चले गए। तो ये एक
अभी आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं उस समय स्कूल में था जब आप जिस समय की आप बात कर रहे थे कि पटना को कोटा बनाने वाली, क्योंकि मेरे आसपास एक रेस थी, एक बहुत ही होड़ थी अलग अलग कोचिंग ब्रांड्स में, जो ब्रांड्स अपने आप को स्टैब्लिश कर लिए थे अलग अलग एक्सपर्टाइज के साथ, वहां एडमिशन लेने का। जब मैं 9th 10th 11th 12th में आया तो उस समय कोचिंग था जो क्लास 6 में एडमिशन लेता था आईआईटी क्रैक करवाने के लिए, वो 6 से 12 तक कोचिंग पढ़ाता था। तो चारों तरफ पटना एक ऐसा शहर लगता था जिसमें चारों तरफ कोचिंग के बड़े बड़े होर्डिंग्स, और मेरे आसपास जितने लोग थे उनमें कोचिंग में जाने की एक रेस थी। तो और स्कूल्स ने अपने टाइम किए थे बाद में, और उसमें से मेरा स्कूल भी एक था जो मुझे, या हम लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती थी ताकि साइंस वाले बच्चे कोचिंग जा सकें उसके बाद। तो एक अलग तरह का सिस्टम क्रिएट हो गया पैरेलल। पहले तो एक पैरेलल सिस्टम मैंने देखा जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के बीच था, और फिर मैंने देखा एक प्राइवेट स्कूल और कोचिंग्स के बीच। तो उस समय पटना में एक ऐसा भी ट्रेंड चला था कि बच्चे एक ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेते थे जहां क्लासेस में उन्हें नहीं जाना होता था, और उसे वो नॉन अटेंडिंग कहते थे, और वो फुल टाइम कोचिंग करते थे। तो ऐसे भी चलन शुरू हो गए जिस तरह से कोटा में होता था। तो यहाँ एक और पैरेलल सिस्टम, और या एक बहुत ही सिस्टम जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो मैंने देखा। तो एक इसमें यही चीज समझ में आई कि स्कूल्स एक बहुत ही प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करिए टीचर्स की, जो कि आज जैसे मेरे गांव के स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है हाई स्कूल में, और या मैं जिस प्राइवेट स्कूल में जाता था और बाकी बच्चे मेरे साथ जो पढ़ते थे वो कोचिंग जाते थे, वो ये दर्शाता था कि या तो वो बच्चे फॉर्मेलिटी में स्कूल जा रहे हैं, या वो एक सिस्टम में पुश कर दिए गए जिसे वो फॉलो कर रहे हैं बाद में कोचिंग जाके। तो टीचर्स के अलावा पिछले जैसे 15 साल का कार्यकाल था जिसमें शुरू में सबसे पहले ये शुरू हुआ कि लड़कियों को साइकिल दिया गया, और वो फोटो जो लड़की साइकिल चला के स्कूल जा रही है, वो फोटो बहुत प्रचारित किया गया कि ये है बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार का नया विकास मॉडल। और वहां से वो शुरू होता है जिसमें कई बार कई तरह के आंकड़े दिए गए, जैसे इतना हमने स्कूल बनाया, इतने टीचर्स भर्ती किए, इस तरह के। पर अगर साथ में हम उन्हीं आंकड़ों को देखें अच्छे से, तो वो सारे क्लेम्स को खत्म कर देता है जो इस सरकार ने किया, और ये एक दर्शाता है कि ये अभी अगर हम बाकी स्टेट से भी कंपेयर करें तो भारत का सबसे ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें अगर कुछ हुआ भी है तो वो टीचर्स के अलावा हुआ है। वो बिल्डिंग्स बनी है, जैसा कि मेरे गांव में ही जो मॉडल स्कूल बिल्डिंग बना, वो 3 तल्ला बिल्डिंग है। तो ऐसे बिल्डिंग्स बनी है, बाकी सारे खाना पूर्ति हुई है, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था में जो अगर उन्हें सुधारना था तो उन्होंने टीचर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, टीचर्स को इग्नोर किया। तो टीचर्स के बिना ये शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आप म्यूटेड हैं। शुक्रिया नील। हेमंत जी, अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो ऐसा क्या हुआ, हालांकि मैं ये मानता हूं जो संजय कह रहे थे, एक दिक्कत मैंने बिहार में देखी है और वो शुरू से है। मेरे पिता सिवान डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे, और इम्तहान के बाद का वक्त तीर्थ यात्रा का वक्त कहा जाता था। उस वक्त लोग निकल पड़ते थे क्योंकि कॉपियां अलग अलग जगह भेजी जाती थी इम्तहान की, और लोग अभिभावक, माता पिता और कुछ पेशेवर लोग तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते थे। वे पुर्जियां लेकर आते थे, ये सिफारिश की पुर्जियां होती थी, यहाँ तक कि वे कोड का भी पता कर लेते थे अलग अलग ढंग से, और वे अलग अलग अध्यापकों के पास जाते थे। जैसे भागलपुर यूनिवर्सिटी से अगर कॉपी आई तो पैरवी लेकर कि इनका नंबर बढ़ा दीजिए। तो यह एक तीर्थ यात्रा का मौसम माना जाता था। मुझे अब तक याद है कि 1974 के आंदोलन की पृष्ठभूमि एक यह भी है कि केदार पांडे मुख्यमंत्री हुए थे वहाँ, और उन्होंने
काफ़ी सख्ती कर दी थी इम्तहान में। उसका नतीजा ये हुआ था कि 10% से भी नीचे नतीजा आया था मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट का, और यही हाल यूनिवर्सिटी में हुआ था। और उसके बाद जो 74 का आंदोलन हुआ, उसने एक दूसरी विकृति यह पैदा की कि एक तरफ बायकॉट का कॉल था, और बायकॉट का कॉल जवाब देने के लिए वहाँ की सरकार ने यह किया कि परीक्षा में आइए और पूरी छूट मिलेगी। इसने एक दूसरे किस्म के भ्रष्टाचार को जन्म दिया, और इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि जयप्रकाश आंदोलन का इतना गौरवगान होता है कि उसमें शिक्षा में भ्रष्टाचार प्रवेश कर रहा था उस समय। और जब आंदोलन समाप्त हुआ और नई सरकार बनी, तो सिवान में मुझे याद है ये नारे लगे कि चोरी से सरकार बनी है, चोरी करके पास करेंगे। यानी चोरी को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो यह तो एक पुरानी बीमारी है, लेकिन आगे चलकर हेमंत जी, लोगों ने एक तरह से समझौता कर लिया। किसी के मन में कोई विद्रोह पैदा नहीं हो रहा है कि उनके बच्चों के लिए इतनी टूटी फूटी शिक्षा व्यवस्था है, और कॉलेज तो बिल्कुल समाप्त ही हो गए हैं। आपका जो संपर्क होता है अभिभावकों से, छात्रों से, आपकी क्या राय बनती है? बिहार में किस तरह की जनता बन रही है और खड़ी हो रही है? ऐसा है सर, स्कूलों की जहां तक बात है तो समझदार किस्म के पढ़े लिखे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो सरकारी स्कूलों से उनका डायरेक्ट कोई साबका नहीं है। एक चलताऊ किस्म का उनका अपना ये है कि हाँ, ये सरकारी स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है, और अपने बच्चों को चूंकि वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो उनका कोई कंसर्न नहीं रहता सरकारी स्कूलों की दुर्दशा से। एक आम धारणा है कि हाँ, ये सरकारी स्कूल हैं और ये खस्ता हालत में है। बात रही कि कॉलेजों में, तो कॉलेजों में क्या है कि कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं। जो सक्षम बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सक्षम हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, वो बिहार में हैं। बिहार में कॉलेजों में स्थिति ये है कि शिक्षकों की संख्या को लेकर हमेशा यहाँ पर दिक्कत रही है। आपको पता होगा कि 1996 में जो बहालियां हुई लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, वो 14-15 वर्षों के बाद बहाली हुई बिहार में। फिर 1996 के बाद 2003 में 7 वर्षों के बाद, 6.5 वर्षों के बाद कुछ लोग नियुक्त हुए। लगभग मेरा ख्याल है 600-700 बहाल हुए, 800-900, लेकिन चूंकि 5 साल चलता रहा इंटरव्यू, फिर उसका रिजल्ट, तो बहुत सारे लोग कहीं और सेट हो गए। 2003 के बाद 2014 में वैकेंसी निकली, जिसकी बहाली होते होते 2017-18 गुजर गया। मैं अपना एक निजी अनुभव बताता हूं कि 8 अप्रैल 2017 को मैंने एसएस कॉलेज जहानाबाद से ट्रांसफर लेकर नौबतपुर कॉलेज में ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया एमडी कॉलेज, मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में, तो जब मैं गया ज्वाइन करने, अपना योगदान देने, तो कॉलेज में एक प्राचार्य थे और 2 शिक्षक, और बस पूरे कॉलेज की स्थिति यही थी। मात्र 2 शिक्षक बच गए थे और एक प्रिंसिपल साहब। जाहिर है कि हमारा स्वागत हुआ वहां, क्योंकि हम एक तीसरे शिक्षक के रूप में गए। दिलचस्प ये कि जिस कॉलेज से मेरा ट्रांसफर हुआ, वहां के प्रिंसिपल साहब हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ टीचर की कमी। जहां हमको भेजा गया वहां के लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह आ जाएं। तो अब एक मालतीधारी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज, पुराना कॉलेज है, और उस इलाके का एक प्रसिद्ध संस्थान, जिसमें मुझे याद है कि मैंने फेसबुक में जब लिखा कि मैंने मालतीधारी कॉलेज ज्वाइन किया ऐसे ऐसे, तो लंदन के एक डॉक्टर ने कमेंट किया कि मैं उसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूं, और मुझे पता है कि अब वो कॉलेज किस खस्ता हालत में है टीचर की कमी से। अब जिस परसों की बात है, परसों के अखबार में बेगूसराय के एक प्रसिद्ध कॉलेज की चर्चा थी। पहले उसका नाम कोऑपरेटिव कॉलेज था, अब एसपीएसएस कॉलेज हो गया है, सरकारी कॉलेज।
कि 18,000 छात्र नामांकित हैं और मात्र 14 शिक्षक हैं अस्थायी, और उन 14 शिक्षकों में मेरा ख्याल है 10-11 शिक्षक ये नई बहाली वाले हैं, बीपीएससी से जो आए हैं, मात्र 3-4 शिक्षक। अब 18,000 शिक्षक पर जहां 18,000 छात्रों पर जहां 14 शिक्षक हों, साइंस के कई सब्जेक्ट नील हैं, टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल कराने वाले स्टाफ नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफों की घोर कमी है, प्यून नहीं है, सब रिटायर कर गए, नई बहाली हो नहीं रही है। तो जो मतलब कार्य बल होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इसकी इतनी कमी है कि सारे कॉलेज पैरालाइज्ड हैं। हाँ, बड़े शहरों के पटना, मुजफ्फरपुर के बड़े कॉलेज जो हैं वहां पर जमावड़ा है, क्योंकि मुफस्सिल से ट्रांसफर करवा कर लोग वहां जमे हैं। तो पटना के कॉलेज हों, मुजफ्फरपुर के कॉलेज हों, दरभंगा का सीएम साइंस हो, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, वहां टीचर हैं, पूरे नहीं हैं लेकिन वहां हैं। बाकी मुफस्सिल में हालत बहुत खराब है। गार्जियन लोगों को ये पता है कि टीचर नहीं है, बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, टीचर नहीं है, अच्छी बात है, क्लास नहीं चलते हैं, अगर कुछ क्लासेस चलते हैं बच्चे आते हैं, बाकी साइंस के सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, आर्ट्स के सारे बच्चे घर पर तैयारी करते हैं या कुछ कुछ क्लास चलता है उसमें आते हैं। 2 शिक्षक 3 शिक्षक भी जो हैं वो क्लास रेगुलर करते हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि उच्च शिक्षा की बर्बादी में सबसे बड़ा दोष अंततः शिक्षकों पर डाल दिया जाता है। ये लोग इतना वेतन लेते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अब कल्पना करिए कि फिजिक्स का टीचर नहीं हो, केमिस्ट्री का टीचर नहीं हो, मैथ का टीचर सिर्फ एक हो पूरे कॉलेज में, और इंटर से एमएससी तक की पढ़ाई हो। तो जिस बच्चे को पता है कि हमारे कॉलेज में फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, केमिस्ट्री के नहीं हैं, सिर्फ मैथ के हैं, वो भी आपको पता है बिहार में इंटर से पढ़ाई शुरू होती है कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, और एमए तक की पढ़ाई। बहुत सारे कॉलेज हैं जो इंटर से एमए तक की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और वहां टीचर एक विषय में एक, कई विषय नील। तो इस अराजकता में कोई टीचर क्या करे? अपने क्लासेस लोग करते हैं, आप जो कह रहे लोग हैं जाते हैं, उस बात को आपने देखा भी होगा। तो दिक्कत ये है कि लोगों का कंसर्न इससे भी नहीं है, बस अखबार में कुछ रिपोर्ट अगर पढ़ ली, टीवी में कुछ देख लिया, कुछ कमेंट कर दिया। दिक्कत ये है कि जो सक्षम लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। मैं यहाँ आपको जरा रोकूंगा हेमंत जी, और मैं संजय जी से जानना चाहूँगा। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते रहे हैं, आप जाते भी रहे हैं वहाँ। यह जो पूरी स्थिति है, यानी एक विलगाव कॉलेजों की दयनीय स्थिति हम सब देख रहे हैं, और वो धीरे धीरे गिरती चली गई है। तो एक शासन को सुशासन कहा जाता रहा, और उस सुशासन में स्कूल से लेकर कॉलेज तक की अवस्था जर्जर होती चली गई, खत्म होती चली गई, फिर भी वह सुशासन बना रहा। शिक्षा जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आधुनिक समाज के निर्माण में, उस शिक्षा की तरफ सबसे अधिक उदासीनता इस सरकार की रही। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये थी। और दूसरा जो एक संरचनात्मक समस्या है वह यह, अभी मेरी बात हो रही थी बिहार के एक छपरा के विश्वविद्यालय के अध्यापक मित्र से, और उन्होंने कहा कि मेरा दम घुटता है। बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर अगर हम बात करें तो वह एक अलग ही चर्चा का विषय है। तो लीडरशिप, जिस लीडरशिप की बात संजय जी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वह लीडरशिप यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और लीडरशिप का मतलब क्या है बिहार में, कुलपति होने का अर्थ क्या है, क्योंकि कुलपति नियुक्ति कर नहीं सकता। वह फिर एक अलग पूरा बहस का मामला है कि कैसे शुरू में मैनेजमेंट कमिटीज अपॉइंटमेंट करती थी और कैसे उनमें घपला होता था, और फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, फिर बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन। यानी यूनिवर्सिटी में कौन शिक्षक आएगा कौन नहीं आएगा यह तय करने का अधिकार कुलपति का है ही नहीं। तो फिर कुलपति आखिर है क्या? वो एक तरह का कानून व्यवस्था मेंटेन करने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि
अकादमिक नेतृत्व तो उसे देना ही नहीं है, क्योंकि वह अपने अध्यापकों के चयन में कहीं भागीदार ही नहीं है। तो विश्वविद्यालय को लेकर किस प्रकार की दृष्टि आपको बिहार में दिखलाई पड़ी? और आपने राजनेताओं से भी बात की होगी, ब्यूरोक्रेट से भी बात की होगी और दूसरे लोगों से भी, आपको क्या लगा, क्या कमी है और क्या करना चाहिए इस सरकार को? सर, बहुत ही गंभीर और जटिल प्रश्न है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मैं जानता कॉम्प्लेक्स है हूँ। प्रॉब्लम कि इसका एक उत्तर होना बड़ा ही मुश्किल है, और इतने इतने डाइवर्स व्यूज आते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो लीडरशिप वाली बात मैंने भी कही, और मुझे लगता है कि आप लोग सब मानते हैं, और ये लीडरशिप एक तो कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर के लेवल पे हैं ही, बट मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय के लेवल पे या फिर सीएम के लेवल पे, ये सबका विजन जब तक अलाइंड नहीं होगा, और ये अलाइन करने के लिए किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अब नई सरकार में कितने जिम्मेदारी लेते हैं लोग, कितना इसको मानते हैं, क्योंकि अभी भी देखिए आप, एम्प्लॉयमेंट पे जोर है ना, शिक्षा पे जोर नहीं है। ये बड़ा ही डिस्कनेक्टेड मामला है। ये बड़ा ही पॉलिटिकल सा लगता है कि आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पे लंबी लंबी बातें हो रही हैं, शिक्षा एक रेफरेंस आता है, शिक्षा स्वास्थ्य ये रेफरेंस में आता है। इसका मतलब यही है कि शिक्षा को वो तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जो कि इसको मिलना चाहिए। और ये सिर्फ नेतृत्व में नहीं है, ये जनता में भी है। ये उदासीनता जो है, ये जनता में भी है। जब हम जाते हैं और जन शिक्षा की बात करते हैं, तो लोगों में वो भाव ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है। लोग ये मान चुके हैं कि ये एक गॉन केस है, इसके बारे में बात नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सर विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक शिक्षा यात्रा निकाला था तो सहरसा गया। सहरसा में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से मिला, मिडिल स्कूल के। हम लोगों ने जिला स्कूल में एक मीटिंग बुलाई थी छोटी सी। तो वहां प्रिंसिपल जो आए, उन्होंने कहा, उनके आंख में आंसू आ गया सर बात करते करते। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले मैं रिटायर हो गया था, और 17 साल में पहली बार मैं अपने जिला में शिक्षा के ऊपर चर्चा सुन रहा हूँ, है ना, कि कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो इतनी उदासीनता है लोगों में। इस उदासीनता को खत्म करने के लिए हमें लगता है कि थोड़ा बैक स्टेप जाना पड़ेगा। ये एम्प्लॉयमेंट पे इतनी चर्चा जो हो रही है, आई थिंक इसको एम्प्लॉयमेंट से पीछे जाके देखना पड़ेगा कि हमें कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, किस तरह के एम्प्लॉय बनाने हैं, किस तरह का एंटरप्रेन्योर बना रहा है स्टेट में। अगर जो आज की डिग्री और आज की जिस शिक्षा की चर्चा हम कर रहे हैं, जो बच्चों को मिल रहा है, उसमें से तो मतलब अच्छे क्वालिटी की बात ही नहीं हो रही कहीं पर, ना तो शिक्षा के स्तर पे, ना एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे। तो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप के लेवल की बात है, जहां पर कि शिक्षा को फोकस दिया जाए कि भाई, और गुणवत्ता वाली शिक्षा, है ना, गुणवत्ता वाली शिक्षा और पब्लिक एजुकेशन में ये बहुत जरूरी है। एक जो मुझे लगता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इतना ओवरहॉलिंग की जरूरत है इस सिस्टम को बदलने के लिए, कि एक क्रांतिकारी स्टेप जो है ना, इसमें कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा सरकार को, और वो शायद ले नहीं पाए सरकार। वो ये कि जितने भी सरकारी लोग हैं, उनके बच्चे, है ना, जितने भी सरकारी नेता हैं, जितने सरकारी स्टाफ के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में जाएं, पढ़ें। आप देखिएगा कि फिर से शायद वो बात वापस आए। मैंने इसके बारे में सोचा कि क्यों कोई आज अपना जनरेशन को बर्बाद करना चाहेगा, या क्यों आज के जनरेशन को ये सफर करना पड़े, अगर वो सरकारी कर्मचारी का बच्चा है या अफसर का बच्चा है। तो उसमें उसको एडवांस स्टडीज के लिए उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, बहुत तरीके से उसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से जो स्टेक होल्डिंग वाली बात है, वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये शिक्षा को अगर हम लें तो स्टेक होल्डिंग वाली बात बहुत बड़ी आती है। और वो उदासीनता आप लौट के, जब हेमंत सर ने भी वो बात को रखी कि क्योंकि उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर जो मिडिल क्लास है, जिससे आप चर्चा कर सकेंगे, जिससे आप बात कर सकेंगे, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके बैकयार्ड में, उनके फैमिली में लोग इतने सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फिश हो चुके हैं कि वो अपने और अपने 2-3 बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये सोच तभी जा सकता है या तो कोई शिक्षा क्रांति हो कि सब लोगों को लगे कि बिहार का विकास, और सर मैं तो बिल्कुल मान चुका हूं, ये एम्प्लॉयमेंट देने से कोई विकास नहीं होने वाला है।
एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गेमिंग। एम्प्लॉयमेंट को अगर सही में स्टेट को ठीक करना है तो आप शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है। शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स, बिहार में सर दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स और पानी, है ना। दो चीज को अगर हम ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे स्टेट का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ही ह्यूमन रिसोर्स को के पोटेंशियल को हार्नेस कर सकता है। और जब पोटेंशियल अच्छे तरीके से हार्नेस होगा, और सर जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वही तो बिहार में रह रहे हैं ना। बाकी तो सब जो है वो बाहर पढ़ने चला जाता है या बाहर पढ़ के चला जाता है, लौटते नहीं है लोग। आप सोचिए कि 100 में से एक आध कोई लौटता है तो लौटता है, बाकी तो सब बाहर रह जा रहे हैं। तो जो वहां रह रहा है वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, और जो वहां रह नहीं रहा है वो अच्छे से पढ़ के और वापस लौट नहीं रहा है। तो ऐसे में सर विकास कहाँ है? विकास ह्यूमन रिसोर्स ही तो विकास करता है ना। स्टेट किससे बनता है सर? स्टेट कोई सरकार से तो नहीं बनता ना, सरकार भी किससे बनेगी? लोगों से बनेगी। तो आपने जो पूछा कि बहुत लोगों से बात किया होगा, हमने सर बहुत लोगों से बात किया, नेताओं से बात किया, अफसरों से बात किया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मतलब लोगों में वो स्पार्क या वो डेफिसिट नजर आता है कि डेफिसिट है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। ये देखने को मिला। एक कारण यह भी है कि जब यह सरकार आई, और मैं अपने आप को 15 वर्षों तक सीमित रख रहा हूँ क्योंकि हम इस सरकार का ही आकलन कर रहे हैं। हम अगर आकलन करना हो तब तो हम ब्रिटिश जमाने की सरकार का भी आकलन करना पड़ेगा हमको कि आखिर बिहार में ये क्यों हुआ। सबसे कम दिलचस्पी इस सरकार की शिक्षा में दिखलाई पड़ी, सबसे कम दिलचस्पी और सबसे कम निवेश। और इसलिए इसने तरह तरह के प्रयोग किए और उन प्रयोगों से इसकी उदासीनता और स्पष्ट हुई। जैसा हेमंत जी ने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो बहालियां थी 2003 के बाद, वो कब हुई और अब भी क्या स्थिति है, तो इसका मतलब वो प्राथमिकता में कहीं ऊपर है ही नहीं। और यह काफी विडंबनापूर्ण है कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बना ही नहीं। और मैं यह मानता हूं कि एक तरह से ये मीडिया की साजिश थी। यह काम मीडिया का था कि वह इसकी परीक्षा करेगी, इसको एग्जामिन करेगी, इस पर बातचीत करेगी, कि उसने इसको चर्चा से बाहर कर दिया। शिक्षा चर्चा का विषय नहीं है, सार्वजनिक चिंता का विषय नहीं है, यह मीडिया ने तय कर दिया। और नीतीश कुमार सरकार को सर्टिफिकेट दे दिया कि वह कामयाब है, हर मोर्चे पर कामयाब है, क्योंकि बिहार में सड़क बन रही है, पुल और पुलिया का निर्माण हो रहा है, इसलिए बिहार में विकास हो रहा है। तो मेरी यह समझ है और हम सब लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ये चर्चा जारी रह सकती है काफी लंबे समय तक, क्योंकि मसला काफी पेचीदा हो गया है। जैसा संजय भी कह रहे हैं, हेमंत जी खुद महसूस करते हैं, नील नए सिरे से महसूस करते हैं कि अब समाज मान बैठा है कि शिक्षा कहीं और मिलती है, और बिहार में हमें एक कामचलाऊ जिंदगी जीनी है, और इस कामचलाऊ जिंदगी के लिए इतना ही भर होना काफी है। तो ये जो कामचलाऊपन की आदत और बिहार के राजनीतिक नेतृत्व में उच्च शिक्षा को लेकर पूरी उदासीनता, इसको मैं आपराधिक उदासीनता मानता हूं, बल्कि एक विरोधी भाव। बिहार में जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा हुई 2009 में, तो मैं उसका साक्षी हूं, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में शामिल था किसी न किसी तरह। इस पर चर्चा नहीं हुई कि किस प्रकार नीतीश कुमार ने उस केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित नहीं होने देने के सारे प्रयास किए, और अब जाकर वो गया में बाद में स्थापित हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके रास्ते में हर तरह का अड़ंगा डाला कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां नहीं बन सके। लेकिन यह मीडिया की दिलचस्पी का विषय ही नहीं। तो उच्च शिक्षा में कैसे परिवर्तन किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर नई सरकार को विशेषज्ञों के साथ, बिहार के शिक्षकों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी और एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। और उसी तरह स्कूली शिक्षा, और स्कूली शिक्षा में दोनों स्तर के स्कूलों की शिक्षा को लेकर भी उसे गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। वरना जिस रोजगार की बात की जा रही है, उस रोजगार की गुणवत्ता भी बहुत निम्न स्तर की होगी। जो संजय जी कह रहे हैं, वो भी काम चलाओ किस्म का रोजगार होगा, यानी सिर्फ जिंदा भर रहना, यही किसी को रोजगार माना जाएगा। तो अगर हम एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं,
और उसके लिए जाहिर है कि आपके पास शिक्षा की जरूरत है। क्यों बिहार के छात्र बैंगलोर जा रहे हैं, क्यों बिहार के छात्र आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, क्यों बिहार के छात्र हर जगह दिखलाई पड़ते हैं, पुणे दिखलाई पड़ते हैं। और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में एप्लीकेंट्स की संख्या देखी जाए तो मुझे लगता है कि बिहार से आने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होगी एप्लीकेंट्स की। इतनी कमी बिहार में है, तो यह एक बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। और उसके लिए इस तरह की चर्चा में तो हम उपाय नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कई स्तरों की चर्चा की जरूरत होगी, कई प्रकार की विशेषज्ञताओं की चर्चा होगी। लेकिन कल जो नई सरकार बनेगी, उस सरकार को के सामने यह चुनौती रहेगी कि बिहार का जीवन क्या एक काम चलाऊ जीवन होगा, या बिहार के लोगों में एक उच्च स्तर का जीवन जीने की महत्वाकांक्षा पैदा होगी। और वह तब तक नहीं हो सकती जब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल न दिया जाए। और इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। सिर्फ धोखे की टट्टी अपने आंखों के आगे डालने से काम नहीं चलेगा, जैसा नीतीश कुमार ने आने के साथ ही किया कि लाखों नौकरियां दे दी और उसके बाद लोगों के मुंह बंद कर दिए, और उनका नैतिक बल भी घट गया। क्योंकि जब वे अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे थे तो जनता खुद उनकी मांग के साथ नहीं थी। तो जनता के भीतर खुद एक तरह का बंटवारा था, क्योंकि वो मान रहे थे कि ये अयोग्य शिक्षक हैं और इनको पूर्णकालिक नहीं होना चाहिए, इनको पूर्ण वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो राजनीतिक नेता ने एक बहुत दिलचस्प चाल चल दी थी, वो उन अध्यापकों के साथ भी थी और जनता के साथ भी थी। आखिरी हम एक मिनट सबसे आखिरी टिप्पणी लेंगे। हेमंत जी आप बोलें, फिर नील और फिर संजय। इसमें सर एक बात ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बिहार का, अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा मुझे ज्यादा नहीं पता, बिहार की बात मुझे पता है। विश्व बैंक की परियोजना में मैंने 5 वर्ष काम किया था, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन। उसी दौर में एलिमेंट्री एजुकेशन में शिक्षकों की गरिमा और उनके अधिकार, उनके वेतन से समझौता किया गया। किसी भी तरह न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचा देना है बच्चे को, अपना विद्यालय, अंगना विद्यालय, शिक्षा मित्र, बाल मित्र वगैरह, बाल दीदी, और 1500, 1200, 700 बेरोजगारी के आलम में लोग जाते रहे, और वही लोग बाद में सरकार के लिए भी समस्या बने। बच्चों की शिक्षा का स्तर घटा, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मकान बने, शौचालय बने जिनकी हालत बता रहे थे संजय बाबू। तो कभी गौर किया जाए कि इन परियोजनाओं का क्या मतलब विपरीत असर पड़ा बिहार के एलिमेंट्री एजुकेशन पर, इस पर सोचने की बात है और उससे आगे निकलने की बात है। अगर ये सोचा जाए कि किसी तरह साक्षर बना देना है, इतना लेवल तक बच्चे को पहुंचा देना है, तो ये यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है जो परियोजनाओं का उद्देश्य था। शिक्षा होने, हम लोग भी बच्चे, इस पर बात होनी चाहिए अलग से जी। बिहार शिक्षा परियोजना और तरह तरह के DPEP जी, बिहार शिक्षा परियोजना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो विश्व बैंक की परियोजना थी। DPEP की बात कर रहे हैं जी, मुझे याद एजुकेशन प्रोग्राम जी। तो उस पर हम आगे एक चर्चा जरूर करें। नील, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आखिरी, क्या जी बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट है, उसके साथ मैं बात खत्म करूंगा। मैं अपने गांव आया था जब मैं 9th जी मैं जब क्लास 9-10 में था, तो मैं अपनी गर्मी छुट्टी में गांव आया था और मैं क्रिकेट खेलता था, काफी लोग थे साथ में। बच्चा इतना बड़ा बंडल आया था, उसकी मम्मी यहाँ पे स्कूल में टीचर थी और वो बच्चा 8th-9th में खुद पढ़ता था, और वो बोला कि ये 12th क्लास का पेपर है जो मैं अभी चेक करूंगा। तो वो 8th-9th का बच्चा 12th क्लास का पेपर्स मेरे सामने चेक किया। तो वो एक मेरे लिए मतलब उस समय तो बहुत फैसिनेटिंग था, पर बाद में मुझे समझ में आया कि किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक बार देखा कि मैं एक किन्हीं के घर में गया था जो सरकारी स्कूल में टीचर थे।
तो उनके पास जो कॉपीज रखे हुए थे, हर एक कॉपी में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए का नोट स्टेपल लगाया हुआ था, साटा हुआ था। तो यहाँ पे उस नोट्स के थ्रू, और उसमें लिखा हुआ था, काफी चीजें लिखी हुई थी कि पास कर दीजिएगा या अलग अलग तरह। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें टीचर्स तो नहीं है, लेकिन जो टीचर्स हैं और जिस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, तो वो एक सेंस ऑफ एडुकेशन नहीं है, वो सिस्टम के नाम पे बस सरवाइव कर रहा है। तो और वो बात मुझे तब भी रियलाइज हुआ जब मैं क्लास 12th पास किया, तो मुझे एक भी ऐसा कॉलेज नहीं मिला पटना यूनिवर्सिटी में, शायद से 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता, पर बिहार में बाकी जगह 3 साल में ग्रेजुएशन करना संभव नहीं है। और इस बार चुनाव में जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये भी काफी गुस्सा था कि यहाँ 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है या 5 साल में ग्रेजुएशन होता है। तब तो मैंने काफी लोगों से पूछा, जब मैं अलग अलग जगह जा रहा था चुनाव के समय, तो उन्होंने कहा कि इसलिए यहाँ सरकार 5 साल में ग्रेजुएशन कराती है कि 3 साल में करा देगी तो तुरंत नौकरी देनी पड़ेगी। तो उसे भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था, लिंक कर दिया गया। एक ऐसी सरकार आए जो कम से कम पहले इसे 3 साल में इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चलाए जिसमें शिक्षक हों और स्टूडेंट्स हों, ये दोनों किसी चीज में, किसी नियम में बंद के क्लास में नहीं बैठे, वो शिक्षक परमानेंट टीचर्स हों। अब अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन किया, जिसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि वो 3 साल में पूरा हो जाएगा, वो बिहार की तरफ नहीं बढ़ेगा 4 साल और 5 साल की तरफ। और मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे दिल्ली में, जो कि मुझे लगा कि या तो बिहार को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन यूनिवर्सिटीज को बिहार की यूनिवर्सिटीज को पढ़ना चाहिए था, पर वो खाई दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। वहां की यूनिवर्सिटीज में भी जिस तरह की चीजें मैंने देखी, वो लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज की बार बार याद दिलाता है मुझे। तो मुझे लगता है कि एक कम से कम ऐसी ऑनेस्ट कोशिश होनी चाहिए जो कम से कम टीचर्स और बच्चों को क्लासरूम में बैठाए और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एडुकेशन का मतलब डिग्रीज के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं भी बिहार में, और पासिंग सर्टिफिकेट के अलावा। तो जब तक एक सेंस ऑफ एनवायरनमेंट और सेंस ऑफ एजुकेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाएगा कहीं भी, सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में और टीचर्स में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा ये। बिल्कुल। संजय जी, हमारे पास बस 1.5 मिनट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगा। मुझे लगता है कि नई सरकार में अगर कुछ स्टेप्स ली जाएं जो मददगार हो सकता है, उसमें से मुझे लगता है कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छा फंक्शन कर रहे हैं बिहार में। तो अगर तत्कालिक बहुत जल्दी अगर उसको डॉक्यूमेंट कराया जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और कि कौन से स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छा फंक्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और लीडरशिप को भी कि कौन से लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इसको अगर डॉक्यूमेंट करके और इसको अगर लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, उस तरीके से अगर इन लीडर्स को भी थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए, या लीडर्स का रोल मॉडल तैयार करके वो मॉडल को आगे ले जाना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि लोगों में ये जन चेतना आने की बहुत जरूरत है, और ये जो उदासीनता की बात बार बार आ रही है, तो अगर सही में अगर लोग अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अपने आसपास के जो भी एमएलए हैं, उनसे ये डिमांड रखें कि आप इस स्कूल को एक बेहतर स्कूल बनाओ, कॉलेज को बेहतर कॉलेज बनाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी मांग होगी और इसको अनदेखा किया जा सकता है। तो लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि उत्तम शिक्षा से ही बिहार का या उनके जगह का, आप राज्य का बात छोड़ दो, आप तो आप अगर लोकल लेवल पे देखें तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। फिर जैसा मैंने कहा, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, और पेरेंट टीचर एसोसिएशंस जो हैं उसको बनाएं, उसको एक्टिव रखें, उसमें मीटिंग्स करें, और साथ में जो एलुमनाई एसोसिएशन है इसको भी किसी तरह। तो ये सब क्या होगा ना कि जब बाहर से लोग आएंगे स्कूल कॉलेज में तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलने की जरूरत है। लास्ट में जो स्टूडेंट है, जो यूजर है, उसको जगने की जरूरत है कि हमें क्वालिटी चाहिए। वो जब तक नहीं जगेगा, उसको समझना पड़ेगा कि जैसे वो एम्प्लॉयमेंट को आज अपना अधिकार मान रहे हैं, तो शिक्षा को अपना अधिकार क्यों नहीं मान रहे हैं, और भी गुणवत्ता वाली शिक्षा को अपना अधिकार क्यों नहीं मान रहे हैं। जब वो जागेंगे, वो यूजर हैं, वो जगेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन जब मांग करेंगे तो जरूर सिचुएशन बदलेगा, बदलना ही पड़ेगा। हेमंत जी।
जी, वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार की उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लगभग 625 इंटर कॉलेज, लगभग 650 हाई स्कूल और लगभग 250 डिग्री कॉलेज, वहां बिना वेतन के शिक्षक हैं। नीतीश कुमार जी ने ग्रांट की व्यवस्था कुछ की, मतलब बच्चों की संख्या के आधार पर, वह भी फेल हो गया प्रोग्राम। 6-6, 7-7 वर्ष तक एक भी पैसा किसी कॉलेज के टीचर को नहीं मिला। अब सर 50% बच्चे जो इस डिग्री के हैं या इंटर के हैं बिहार के, वो वित्त रहित संस्थानों में पढ़ते हैं। उनके शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। कॉलेज फंड से कभी 2000-4000 पर्व त्योहार मिल जाए, वो अलग बात है। तो ऐसे सिस्टम से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं जिसमें बच्चे पढ़ के बीए पास तो कर लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, लेकिन उनके शिक्षकों को कोई वेतन नहीं मिलता। तो हम फिर उन शिक्षकों से कितनी उम्मीद करें, उस सिस्टम से कितनी उम्मीद करें। मैं आपको रोक रहा हूं हेमंत जी, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। जैसा इस चर्चा जब तक इसका समाधान नहीं होगा, बिहार की शिक्षा का उद्धार नहीं होगा। वित्त रहित शिक्षा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह। ये काफी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं, जिनका समाधान नहीं किया गया, उनके जड़ हो जाने के चलते अभी हम इस हालत में पहुंच गए। लेकिन नई सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखलाए और वो पहले इन सारी समस्याओं को समझे कि कितनी तरह की समस्याएं हैं, और उनसे उनका समाधान करने के लिए एक ईमानदार कोशिश करे और महत्वाकांक्षा अपने अंदर रखे, यानी सिर्फ काम चलाओ एक जिंदगी की कल्पना जनता के सामने न रखे, तो शायद हम मानेंगे कि नई सरकार वास्तव में नई सरकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।